हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। आज की ये सुपर मिनी मैराथन को देखने के बाद आई एम श्योर आप कॉमर्स सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप एक यूजीस नेट एस्पिरेंट हैं या फिर पीजीटी एस्पिरेंट हैं या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे कि अभी यूपी में होने भी वाला है यूपीपीएससी जेडीसी एग्जाम। इन सभी एग्जाम्स के लिए जो क्लास है आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। सिर्फ इस एक क्लास को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि कॉमर्स सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूँ, इन टॉपिक्स के बिना कॉमर्स सब्जेक्ट कहलाएगा ही नहीं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर जिनकी वजह से वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कॉमर्स की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, स्टैट्स हो गया या एनी अदर सब्जेक्ट हो गया। इन सभी सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट मोस्ट पॉपुलर होते हैं, मोस्ट रिपीटेड होते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक होते हैं और वहां से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस मैं उन्हीं टॉपिक्स को आज की इस क्लास में करवाने वाला हूं। तो बस 1 घंटे की क्लास लगभग लगभग रहने वाली है। बस 1 घंटा मैं आपसे मांग रहा हूँ। बस अगर आप मुझे 1 घंटा दे देते हो तो आई एम श्योर आप कॉमर्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। पेपर यहीं से बनेगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, पेपर यहीं से बनने वाला है। आप किसी भी एग्जाम में अपियर करें, जैसे कि मैंने बताया कि ये टॉपिक जो है ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है और इन टॉपिक्स के बिना कॉमर्स कॉमर्स कहलाएगा ही नहीं। मैं इस तरह के टॉपिक आज की इस क्लास में करवाने वाला हूं। बस एक ही शर्त है कि आप इस क्लास को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास देखिए। बस इतना ही करना है आपको। इतना कर भर लेने से ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कवर करने वाले हैं, ऑल 10 यूनिट्स के एवरग्रीन टॉपिक्स को हम समझने वाले हैं। सो दिस इज लास्ट मिनट कैप्सूल, जो कि आपको कह सकते हो कि एज ए रिविजन आपकी हेल्प करने वाला है, या फिर अगर आप अभी तक आपने अच्छे से स्टडी नहीं की है तो भी इस क्लास को देख भर लेने से ही आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो दिस इज अबाउट मी। जैसा कि अभी आपको सभी को पता होगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी मैंने आप सभी के लिए बना दिया है। कोई इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम पे तो हमारे क्विज चलते रहते हैं, मैं आपको क्विज की फॉर्मेट में प्रैक्टिस भी करवाता रहता हूँ। तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप पे भी मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ क्लासेस के, तो इन सभी के लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। ये हमारी अभी रिसेंटली प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, आप इनको जरूर देखिए। पेपर 1 में जो आपका यूजीसी नेट पेपर 1 है, इसकी तैयारी भी अच्छे से होती रहेगी। तो मैंने भी पेपर 1 की रिसेंटली पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज हैं। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो गाइस, इससे पहले हम क्लास में आगे बढ़े, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अभी हमने इस सेशन के लिए जो जून में एग्जाम होने वाला है, जून 2026 में, इसके लिए हमने पेपर 1 का 1 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स आपको अवेलेबल करवाया है, जिसको सुपर फास्ट बैच के नाम से हम बोल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर जो आपकी प्रिपरेशन है सुपर फास्ट तरीके से हो जाएगी। कंप्लीट सिलेबस आपका मिनिमम टाइम में कवर हो जाएगा। हमने कंप्लीट कंटेंट को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कवर किया हुआ है। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस मैं बताऊं, इस कोर्स की जो फीस है वो भी बहुत मिनिमम रखी है हमने। इसकी फीस 1999 डिसाइड की गई थी, बट ये फीस हमने ना रखकर केवल 1499 रखी हुई है फॉर स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स। और 38 का स्लॉट फिल हो चुका है, बस 12 स्टूडेंट्स बचे हैं। अगर अभी भी आप मिनिमम फीस में इनरोल करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास मौका है। पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस भी पढ़ाते हैं, तो आप कॉम्बो कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, जिससे जो आपकी तैयारी है मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाएगी। गाइस आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो कंप्लीट कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। तो चलिए गाइस, अब क्लास कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की अगर हम बात करें, अगेन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में आती है रिलेवेंस थ्योरी, जो कि रिलेवेंस थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो उधार लेती कंपनी, डेट जो होता है, वो जब कंपनी लेती है तो क्या उसका जो डेट लिया गया है उधार, क्या उसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन पे असर पड़ेगा या वैल्यूएशन पे असर नहीं पड़ेगा। तो अगर बस असर पड़ रहा है तो वो रिलेवेंस थ्योरी है। अगर डेट लेने से कंपनी के वैल्यूएशन पे असर नहीं पड़ रहा है तो वो इररिलेवेंस थ्योरी है। और अदर थ्योरीज भी हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको समझा दिया कि रिलेवेंस और इररिलेवेंस थ्योरी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डेट की वजह से वैल्यूएशन में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो रिलेवेंस थ्योरी, नहीं पड़ेगा तो इररिलेवेंस थ्योरी। अब कुछ थ्योरी ऐसी जो कहती हैं कि डेट, अगर आपकी कंपनी डेट लेती है तो उसकी वैल्यूएशन पे असर पड़ेगा, मतलब रिलेवेंस है डेट का कंपनी के वैल्यूएशन के साथ। तो वो कौन कौन सी थ्योरी है, नेट इनकम अप्रोच, एनआई थ्योरी है, एनआई कहते हैं इसको शॉर्ट में, नेट इनकम अप्रोच। और ट्रेडिशनल थ्योरी भी यही कहती है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम बातें कही जा रही हैं। यही बोला जा रहा है कि अगर आप डेट ज्यादा लेते हो
तो इससे एक मार्केट में एक ये जाता है कि कंपनी ज़्यादा डेट ले रही है, जिसकी वजह से अब जो है इनको ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और अब जो है इक्विटी शेयर्स के लिए कम पैसा बचेगा, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनके मन में डर आता है, फिर वो अपना प्राइस बढ़ा देते हैं, मतलब उनका जो रिटर्न है उसकी ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करते हैं। तो इससे वैल्यूएशन कहने की कम होती है कंपनी की, जिसकी वजह से वो रिलेवेंस थ्योरी के अंदर इनको डाल दिया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर भी ऑलमोस्ट वही सेम बात बोली गई है। कैपिटल स्ट्रक्चर में इरेलेवेंस थ्योरी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सो एनवाई अप्रोच और एमएम अप्रोच जो है, ये दोनों कहते हैं कि आप डेट ले लो चाहे इक्विटी ले लो, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जो डेट का एडवांटेज आपको मिलेगा वो आप इक्विटी को पे ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से फिर ये जो है इरेलेवेंट हो जाता है वैल्यूएशन के लिए, जबकि यहाँ पर ही कहते हैं कि रिलेवेंट है। अगर आप डेट ज़्यादा यूज़ करोगे तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि इंटरेस्ट आपको पे करना है, क्योंकि डेट सस्ता होता है, इंटरेस्ट अगर आप पे करोगे तो पैसे बचेंगे ज़्यादा, जिसको हम कंपनी के वैल्यूएशन में दिखा सकते हैं कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, और जबकि इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, जस्ट क्या जो इररिलेवेंट थ्योरी उसमें जस्ट उल्टा है। इसमें देखो, स्टार्टिंग से सिंपल टर्म्स में बताता हूं मैं। इन दोनों थ्योरी में ये बोला जा रहा है कि अगर डेट यूज करोगे तो, क्योंकि डेट चीपर होता है, सिंपल सी बात है कि दोनों में एजम्पशन भी यही है, डेट जो है सस्ता होता है, इक्विटी शेयर्स महंगे होते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है। तो डेट क्यों ही सस्ता है, अगर डेट ज्यादा यूज करोगे तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी को फायदा होगा क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट बचेगा। और डेट कम यूज करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये बोला गया इन दोनों थ्योरी में, जबकि इनमें बोला गया है कि अगर डेट ज्यादा यूज करोगे तो जो फायदा होगा डेट ज्यादा यूज करने से, वो इक्विटी अपना ज्यादा पैसे मांगेंगे फिर वो आपसे, क्योंकि उनका रिस्क बढ़ेगा, जिस वजह से ज्यादा डेट यूज करने का जो फायदा था वो इक्विटी को हमें पे ऑफ करना पड़ेगा, और फिर वो जो है आपका वैल्यूएशन इरेलेवेंट हो जाएगा, मतलब जो आपका फायदा था वो नुकसान में वो इक्वल कर देगा। और कैपिटल स्ट्रक्चर दो अदर दो थ्योरी हैं, एक तो ट्रेड ऑफ थ्योरी है और एक है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी में ये बोला गया है, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं मैं, ट्रेड ऑफ थ्योरी में ये बोला गया है कि आपको डेट और इक्विटी में एक बैलेंस बना के चलना है, एक ऐसा बैलेंस बनाना है जहां पर ना तो बहुत ज्यादा आपकी कॉस्ट आए और ना ही बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट हो, एक बीच का रास्ता चुन के चलना है। और ऑलमोस्ट यही सेम बात ट्रेडिशनल अप्रोच में भी कही गई थी कि हमें एक बीच का रास्ता चुनना है। एक इसमें भी ट्रेडिशनल अप्रोच में भी एक ट्रेड ऑफ पॉइंट आता है, तो ये बीच का रास्ता चुनने की बात कही गई है। अगर हम बात करें पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में, तो इसमें पैकिंग ऑर्डर देखो, क्योंकि ऑर्डर बोला गया है तो एक ऑर्डर है, इसके अंदर तीन चीजों का ऑर्डर है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में सबसे नंबर 1 पे आता है रिटेन अर्निंग। अगर कंपनी के अंदर रिटेन अर्निंग है तो सबसे पहले हमें उसे यूज करना है। सेकंड नंबर पे आती है हमारे डेट, अगर रिटेन अर्निंग नहीं है कंपनी को तो फिर डेट यूज करना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है इक्विटी, उसके बाद कंपनी को शेयर्स यूज करने चाहिए। अगर हमें प्रॉफिट मतलब कंपनी में बिजनेस में पैसे लगाने हैं, कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो ये तीन तरीके से हमें काम करना चाहिए। सबसे नंबर 1 पोजीशन पे क्या है, रिटेन अर्निंग, फिर आता है डेट, फिर आएगा इक्विटी शेयर्स। ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है। अगर हम बात करें टेक्निक से कैपिटल बजटिंग की, तो कैपिटल बजटिंग जो कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स हैं कैपिटल बजटिंग की, तो देखो गाइस, कैपिटल बजटिंग की कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच है, कुछ मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में अब इसके अंदर भी काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बट अभी फिलहाल के लिए इतना याद कर लो कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो पे बैक पीरियड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, जबकि जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। याद रखना, जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है इन सभी में टाइम वैल्यू ऑफ मनी टीवीएम का ध्यान रखा जाता है, इसको कंसिडर करके इन थ्योरीज को बनाया गया है और डिसीजन लिए जाते हैं। जबकि जो स्टार्टिंग की दो हैं इनमें टीवीएम दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि जो आपका अमाउंट है, आई मीन जो फैक्ट है, जो आपके अमाउंट रहते हैं, अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व होता है इसमें, तो उनको ध्यान में रख करके लिया जाता है। अगर हम बात करें डिविडेंड डिसीजन की, तो इसके अंदर डिविडेंड देने से कंपनी के वैल्यूएशन पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगेन यहाँ पर दो तरह की थ्योरी है, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी और डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी। इररिलेवेंस का मतलब हो गया कि चाहे आप डिविडेंड दो चाहे ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एमएम हाइपोथेसिस कहती है। जबकि डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी मतलब डिविडेंड देने से जो कंपनी है उसके वैल्यूएशन पे फर्क पड़ेगा, कंपनी के जो प्राइस है उस पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देन उसके लिए दो थ्योरी, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। अब ये दोनों थ्योरी अपना अपनी कहानी सुनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन दोनों मॉडल में एक कहावत फेमस है जो कि गॉर्डन मॉडल की है। इसमें ये बोला गया था दैट अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब
अगर आपके हाथ में आज 1 रुपये दे दिया जाए वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर मैं 1 साल के बाद आपके हाथ में 100 रुपये दे दूं? तो आप बोलोगे सर 1 साल के बाद का भरोसा नहीं मुझे, आप दोगे नहीं दोगे, कहाँ रहोगे आप मुझे नहीं पता, बट आप आज मुझे 1 रुपये दे दो, ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। तो ये जो कहानी है, जो बोला गया है कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये गॉर्डन मॉडल की कहानी है। तो इसको थोड़ा याद रखिए, बिकॉज इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गाइस ये देखिए जो क्वेश्चन आपका ये है वॉल्टर मॉडल के अंदर डिविडेंड डिसीजन की ये जो थ्योरी हमने डिस्कस करी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि इस मॉडल की अजम्पशंस कौन कौन सी हैं, इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है ना। या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ अ डिक्लाइनिंग फर्म। डिक्लाइनिंग फर्म का मतलब हो गया कि जिसका जो रिटर्न है वो आ रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से भी कम, मतलब कंपनी रिटर्न कम कमा पा रही है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसकी ज्यादा है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, जब रिटर्न कम कमा पा रही है कंपनी, तो ऐसे में उसको डिविडेंड पे आउट कर देना चाहिए, अपने पास डिविडेंड नहीं रखना चाहिए, ऐसा वॉल्टर मॉडल में बोला गया है। और अगर इसी का उल्टा कर दो, अगर हम रेट जो आपका रिटर्न है वो ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाए, मतलब कंपनी ज्यादा रिटर्न कमा पा रही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो उस केस में फिर इसको बचा के रखना है, उस केस में फिर 0% डिविडेंड पे आउट होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। अगर देखो, अगर आपको डिविडेंड थ्योरीज की या आपके फाइनेंस के अंदर जितनी भी थ्योरीज होती हैं, कैपिटल बजटिंग हो गई या आपका एनी अदर थ्योरी हो गया, इन सभी के अगर आपको बेसिक्स भी पता है ना, तो भी आप आंसर कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट इनको पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो भी बात बन जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा देखो ये रहा, मैंने लिखा हुआ भी है, बर्ड इन हैंड थ्योरी करके जो है वो गॉर्डन मॉडल ही है, ठीक है। अब देखो सैम्पलिंग की बात करेंगे हम, क्योंकि सैम्पलिंग अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से, ना सिर्फ पेपर 1 बल्कि पेपर 2 के लिए भी। तो सैम्पलिंग मेथड में आपके प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दो तरह के मेथड होते हैं। प्रोबेबिलिटी में आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग। आप इनके नाम अच्छे से याद कर लो, बिकॉज कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि बताओ इसमें कौन सा मेथड जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी या कौन सा मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो इन दोनों ही सैम्पलिंग मेथड्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है। स्टैंडर्ड एरर की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड एरर जो है इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल्स। एन का मतलब यहाँ पर ये है। ये फॉर्मूला याद रखिए, बिकॉज इस फॉर्मूले के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, कई बार फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर डाल दिया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरर की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके लिए। सो रिजेक्ट करना है, देखो दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। बस इन दोनों को याद कर लो, काम खत्म। दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने कर दिया रिजेक्ट, तो ये टाइप 1 एरर कहलाएगा। और अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने कर लिया एक्सेप्ट, वो टाइप 2 एरर कहलाएगा। ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से एक बार याद कर लीजिए। दोबारा बताता हूँ, अगर आपने नल हाइपोथेसिस ट्रू था, उसको आपने कर दिया रिजेक्ट, तो आपने टाइप 1 एरर कर दिया। और अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू था, आपने कर लिया एक्सेप्ट, तो वो टाइप 2 एरर हो गया, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि रिजेक्शन, नल की रिजेक्शन पहली गलती होती है, मतलब रिजेक्शन पहली गलती होती है, और एक्सेप्टेंस दूसरी गलती होती है, किसकी, ऑल्टरनेट की। आप इसको मैं बताऊं, मैं एक कहानी सुना के हमेशा बच्चों को याद कराता हूँ, आप बस आपको थोड़ा सा बुरा ना लगे, दिल पे मत लेना इस चीज को। अगर आपको ट्रू लव मिल गया, ट्रू लव मिल गया, ट्रू लव, सच्चा प्यार मिल गया, दैट इज नल हाइपोथेसिस मिल गई, वो सच्चा प्यार ट्रू है, सच्चा था, आपने कर दिया उसको रिजेक्ट, मतलब जिंदगी में पहली गलती आपकी वही हो गई, वो नहीं करना चाहिए था, तो टाइप 1 एरर कर दिया आपने। फिर ऑल्टरनेट मिल गया, ट्रू लव का मतलब कोई दूसरा चलता फिरता प्यार मिल गया, टेम्परेरी वाला प्यार मिल गया, 4 दिन वाला, 4 दिन की चांदनी वाला, उसको कर लिया आपने एक्सेप्ट, मतलब आपने जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी। तो इस तरीके से याद रखोगे तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं, क्योंकि कहानी है और कहानी बच्चे भूलते नहीं है ना। सो ये आपका मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता है, और 99% चांस गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन बने चाहे डायरेक्ट बने, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आपको एंट्री लेनी है, मतलब अगर आपको विदेश में सामान बेचना है, तो किस तरह से आप सामान बेच सकते हो, क्या क्या रास्ते हैं। तो पहला जो सिंपल रास्ता है वो एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करो, काम खत्म। नेक्स्ट लाइसेंस टाइप, लाइसेंसिंग बिजनेस होता है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट टाइप, जहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। तीनों को समझेंगे कि करके। तो जो पहला एक्सपोर्ट, तो जिसमें आप सिंपली सामान बनाते हो, एक्सपोर्ट करते हो, इसमें भी दो तरीके हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो। डायरेक्ट में क्या होता है कि
आप सपोज करो आपकी कंपनी है ए और यूएस में कंपनी है बी, आपने डायरेक्ट कंपनी से बात करी कि हम आपको सामान सप्लाई करेंगे, आप हमें पेमेंट कर देना। तो ये क्या कर रहे हो आप, डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चर करके डायरेक्टली जो बंदा परचेज करेगा डायरेक्टली उसी को सप्लाई कर रहे हो, तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पर कंपनी सी है, आपने बात करी कंपनी सी से कि भाई हम सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सी ने आगे से बी से बात करी कि हम आपको सामान दिलवा देंगे। तो एक कहने का मतलब एक मीडिएटर है बीच में। तो अब क्या यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बी अगर ए ने सामान एक्सपोर्ट किया तो वो सी को ही करेगा जो कि इंडिया में ही रहता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब रिस्क कम हो जाता है। आप इसको पकड़ सकते हो, आप गवर्नमेंट में इसको, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा हूँ मैं, कोर्ट में जाके इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो अगर कोई गड़बड़ करेगा। लेकिन अगर बी ने गड़बड़ कर दी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में, तो फिर आप दिक्कत हो जाती है, वहां पे आप कैसे पकड़ोगे उसको, और फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाते हैं बीच में। जबकि अब सी को आपने माल सप्लाई किया, सी आगे सप्लाई करेगा, तो अब सी की हेडेक है बी के साथ कि वो पेमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है। आपकी पेमेंट सॉल्व हो गई, मतलब आपने सी को दिया सामान और पेमेंट घर लेके चले जाओ। आप सी की हेडेक आगे आगे पेमेंट मिलेगी उसको नहीं मिलेगी, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा पैसा ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, और इनडायरेक्ट करोगे तो बीच में क्योंकि मीडिएटर है तो उसको भी अपना प्रॉफिट चाहिए, तो उसमें फिर रिवेन्यू कम हो जाता है, बट रिस्क भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग टाइप। इसमें क्या होता है, लाइसेंस ग्रांट किया जाता है और बिजनेस आप कर सकते हो, जैसे फ्रेंचाइजिंग हो गया, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टर्न की ऑपरेशन हो गया। जनरली आपने देखा होगा फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, जैसे मैकडोनल्ड के आउटलेट आपने देखे होंगे, यूएस का बिजनेस है वो ना, तो यहाँ पर मैकडोनल्ड के आउटलेट खुले हुए हैं, फ्रेंचाइज दे देते हैं लोग अपना, है ना। तो ये क्या है, आपने क्या किया, लाइक इंडिया में एक एग्जांपल देता हूँ मैं इंडिया का। इंडिया में कोई बिजनेस है, सपोज करो एबीसी करके कोई बिजनेस है, तो उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने उसको अपने आउटलेट खोलने हैं या कुछ ऐसा करना है यूएस में। तो यहाँ पर क्या है, लाइक इसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे वहां पर, तो उसने पैसे डायरेक्ट ना इन्वेस्ट करके एक अपना स्टोर दे दिया यूएस में, ऑथराइज कर दिया किसी को कि आप हमारा स्टोर यूज कर सकते हो, हमारा नाम यूज ब्रांड यूज कर सकते हो। और आप एक तरीके से लाइसेंस इशू कर दिया, जैसे लाइसेंस होता है ना, जैसे गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है शराब बेचने का, कि आप हमें लाइसेंस की फीस दे दो, बाकी आप दारू बेचते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये वही वाली बात है कि आप अपने बिजनेस का एक ब्रांड वैल्यू जो है उसका लाइसेंस दे दिया यूएस में रहने वाले किसी पर्सन को या किसी कंपनी को। अब वो आपका नेम यूज कर रहा है, आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, बस आपको लाइसेंस फीस मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट से के थ्रू पैसे कमाने का। तो फ्रेंचाइजिंग हो गया। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो। गाइस इस वाले केस में क्या होता है कि कंपनी ए है जो हमारी इंडिया में, कंपनी बी जो कि यूएस में है, उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम मैनेज करेंगे, मतलब किसी भी चीज को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज करो एचआर को लेकर के कर सकते हैं ये, या फिर आपके जो लाइक जो इंटरनल काम होते हैं या जो बैकएंड पे काम होते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमारे इन काम को हैंडल कर लेना। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इजिली करा दी जाती हैं। नेक्स्ट आपका टर्न की प्रोजेक्ट ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट मिला, आपने उसको कंप्लीट किया, देन उसके बाद आपने उसको कंप्लीट करके उसकी की पकड़ा दी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा ही देता हूँ कि जापान की कोई कंपनी है जो कि इंडिया में आकर के दिल्ली मेट्रो बना रही है, ठीक है। अब दिल्ली मेट्रो कंप्लीट होने के बाद जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और जो कंपनी वो अपने देश लौट जाएगी और पैसे लेके निकल जाएगी वापसी, है ना। तो बस ये वाली बात है कि मतलब आपको जो प्रोजेक्ट मिला था आपने उसको कंप्लीट किया और उसके बाद उसको उस कंपनी को या फिर उस गवर्नमेंट को सौंप करके वापस निकल गए। इन्वेस्टमेंट टाइप भी एक तरीका है जिससे आप इंटरनेशनल जाकर के काम कर सकते हो, आई मीन रेवेन्यू कमा सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि आपको सिंपली पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पोर्टफोलियो बनाना है और उसको क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है। पोर्टफोलियो में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्योंकि शेयर में क्या होता है, जैसे आपने एप्पल के शेयर परचेज कर लिए, है ना, फेसबुक के शेयर परचेज कर लिए, तो ये क्या है, आप इंटरनेशनली रिवेन्यू कमाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये पोर्टफोलियो बना रहे हो, एप्पल एपी गूगल के अलग अलग कंपनी का आपने शेयर परचेज कर लिए, तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम लोग। यहाँ पर आप शेयर्स परचेज करके या एनी अदर सिक्योरिटी परचेज करके प्रॉफिट कमाते हो। और एक अदर इन्वेस्टमेंट टाइप होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप खुद का डायरेक्ट पैसा लगा करके वहां पर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हो। तो इसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, टेस्ला कंपनी है यूएस की, अब वो अगर इंडिया में आने का प्लान चल रहा है, अगर वो आ जाती है इंडिया, यहाँ पे आकर के अपना एक खुद के पैसों से उन्होंने क्या किया, $1 मिलियन उन्होंने क्या किया, अपना पैसा लगा करके इंडिया के बेंगलोर में एक कंपनी सेटअप करी, और इस कंपनी सेटअप करने के बाद यहाँ पे वो रन कर रहे हैं अब।
तो इस तरह का जो बिजनेस होगा, जो इंटरनेशनल आप एंट्री मार रहे हो, इसको कहा जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो कंपनी खुद डायरेक्ट आकर के अपना खुद का फंड लेकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है और उसके बाद वो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सर्विस बना करके बेचती है और पैसे कमाती है। तो ये भी जो है ये हाईएस्ट रिस्क ही होता है, सबसे ज्यादा रिस्क यही माना जाता है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी दूसरी कंट्री में, और ऐसी कंट्री जो कि स्टेबल नहीं है, वहां पर लॉस भी होने के चांस है। खैर इंडिया तो अपनी स्टेबल कंट्री है, एक बार गवर्नमेंट बन गई तो चलती 4-5 साल आराम से चल जाती, 5 साल। बट कुछ कंट्री ऐसी थी जो कि स्टेबल नहीं होती, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है या फिर अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई दंगे चलते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आपका मेजर ट्रेड ब्लॉक्स। आप देखो गाइस, इंडिया पूरे वर्ल्ड में अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, और जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, ईयू करके ग्रुप बना हुआ है, काफी बड़ा ग्रुप है ये। नाफ्टा है, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ओपेक है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। डी है एशियान, जैसे दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सार्क है, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर और ये कब बने थे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया कि यहाँ पर जो मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने पीपीटी केवल इंग्लिश में बनाई है, बिकॉज लास्ट मिनट मूवमेंट पर मैंने इन चीज़ों को प्रिपेयर किया है मैंने। और जो मेरा कंप्लीट कोर्स है, जिसको मैंने अब बताया था कि जो हमारी ऐप में अवेलेबल है, एग्जाम मेंटर ऐप में, वो इंग्लिश प्लस हिंदी है, बाइलिंगुअल है, मतलब जो चीज़ लिखी हुई है वो इंग्लिश में भी लिखी हुई है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई है। तो जो हमारा कंप्लीट कोर्स है वो तो बाइलिंगुअल है, बट क्योंकि लास्ट मिनट में बना रहा हूँ पीपीटी को, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला इसको कन्वर्ट करने का, इसलिए केवल मैंने इंग्लिश में इस चीज़ को यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ओके। सो गाइस देखिए, जो ईयू स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1993 में, 1 नवंबर 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। यूरोपियन यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। याद रखना, ये पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक यूनियन भी है, मतलब इसके अंदर ट्रेड जो बैरियर है उनको भी हटाया गया है, प्लस पॉलिटिकल यूनियन भी है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में मिलकर के मेंबर बनते हैं। सो 27 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। ब्रेक्जिट हुआ था, ये याद रखिए, ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, इसको ब्रेक्जिट बोलते हैं, जो कि विड्रॉ लिया था इसने यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। कब लिया था? 31 जनवरी 2020 की बात है। यूके इज द ओनली सोवेरियन कंट्री टू हैव लेफ्ट ईयू। तो जो इकोनॉमिक यूनियन है इसको छोड़ दिया गया, यूरोपियन यूनियन सॉरी, इसको छोड़ दिया था ब्रिटेन ने, इसी वजह से इसको ब्रेक्जिट कहा जाता है, ब्रिटेन एग्जिट, इसलिए ब्रेक्जिट कहा जाता है। और ये कब छोड़ा था इसने, ये भी याद रखना आप लोग। एशियन जो था ये स्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1968 में, 1967 में। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दी, मेरी आंखों में चुभ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन जो है इसमें कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं? सो इट्स मेंबर स्टेट्स आर ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मतलब काफी सारी कंट्री हैं। तो क्योंकि कंट्री काफी सारी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ईस्ट टाइमर वाज एडेड एज न्यू मेंबर ऑफ थिंग ऑफ दिस रीजनल ग्रुपिंग। तो ईस्ट टाइमर जो है ये नया नया इसमें ऐड हुआ है, तो ये याद रख सकते हो। बाकी आप याद रखिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ। सार्क है, इसकी याद रखिए 8 दिसंबर 1985 में स्टैब्लिश हुआ ये। और इसके जो मेंबर स्टेट है इसको याद रखिए, क्योंकि ये इसमें लिमिटेड कंट्रियां हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो अपनी इंडिया और इंडिया के आसी पड़ोसी जो देश हैं वो जो है सार्क में मेंबर है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया नाफ्टा, इसके अंदर जो है केवल 3 कंट्रियां आती हैं, आई थिंक इसके अंदर 3 कंट्रियां हैं, कनाडा है, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, बस 3 कंट्रियां हैं नाफ्टा की। और ये 1992 में साइन हुआ था और बनाया गया था, और फिर बाद में इफेक्टिव जो है, मतलब लागू कब हुआ, 1994 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो ग्रुप है दैट इज ओपेक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, यूजीसी ने पहले पूछी जा चुकी है। इट इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट द बगदाद, क्योंकि ये ऑयल से रिलेटेड है, पेट्रोल से रिलेटेड है, मतलब वही। तो इसलिए इससे इसी वजह से यहाँ पर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है ये। जैसे कि आप देख सकते हो, कॉन्फ्रेंस ऑन सितंबर 1960 बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। तो ओपेक जो है इससे रिलेटेड है। देखिए गाइस, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में, ये आपका दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया था देख लेते हैं। इंडियाज पार्टिसिपेशन इन सार्क एंड एशियन ट्रेड पैक्ट प्राइमरली रिफ्लेक्ट विच लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि ये जो एशियन और सार्क है ये किस तरह के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहलाएंगे। कस्टम यूनियन होगा, फ्री ट्रेड एरिया होगा, इकोनॉमिक यूनियन होगा, या फिर कॉमन मार्केट होगा। तो गाइस देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री ट्रेड एरिया, क्योंकि यहाँ पर ना तो ये कस्टम यूनियन है, ना ही यहाँ पर इकोनॉमिक यूनियन बनाया गया है, ना ही कॉमन मार्केट है। ये आपका फ्री ट्रेड एरिया है, जहां पर ट्रेड जो है वो बिना टैरिफ की करने की बात कही गई है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में बनने के चांसेस रहते हैं, जहां पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके इनडायरेक्ट वे में भी इन सभी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का सिमिलर, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो गाइज यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो आपको ये रीजनल ग्रुप दिख रहे हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है उनकी स्टेब्लिशमेंट ईयर को लेकर के। तो गाइस देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब करना क्या है, आपको सिंपली आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये जो रीजनल इंटीग्रेशन है ये किस ईयर में स्टैब्लिश हुए हैं। अगर आपको इतना पता है तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो जो यूएनसीटीएडी है ये बना था 1964 में। कब बना? 1964 में। जो आपका एशियान है ये बना 1967 में, 1967 में। फिर यूरोपियन यूनियन बना 1993 में, 1993 में। और नाफ्टा बना आपका 1994 में। अब नाफ्टा जो है इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि ये जो है खत्म कर किया जा चुका है, इसको रिप्लेस कर दिया है। ये जो ट्रम्प सरकार है, ट्रम्प सरकार ने काफी बड़े बड़े फैसले लिए हैं यूएस के रिगार्डिंग। तो ट्रम्प सरकार ने बोला कि जो नाफ्टा ये तो हमें नुकसान नुकसान पहुंचा रहा है, इसको हम बंद करेंगे। उन्होंने नाफ्टा को रिप्लेस करके बनाया है यूएसएमसीए। यूएसएमसीए अब नाफ्टा खत्म हो चुका है और यूएसएमसीए जो है वो इफेक्टिव है। नाफ्टा इसलिए दे दिया क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, अब जो नया सिलेबस आएगा उसमें हटा दिया जाएगा ये, उसमें यूएसएमसीए मेंशन होगा। तो लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि यूएसएमसीए, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट, एम का मतलब मैक्सिको, सी का मतलब कनाडा। यूएसएमसीए करके एक नया बनाया गया है, रीजनल इंटीग्रेशन है ये। और ये जो है 1 जुलाई 2020 में बनाया गया। कब बना? 1 जुलाई 2020 में बना। ठीक है, तो खैर वो तो बात की बात है, फिलहाल हमें इस क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पर बोला गया था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। अब बढ़ते क्रम में लगाने के लिए बोल दिया है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? जो सबसे पहले बना 1964 यानी कि यूएनसीटीएडी सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि डी पहले आएगा। और डी पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। बस एक पता लगाते हैं, देखो ए बी तो हो नहीं सकते, केवल डी पहले आएगा तो बस इसका आंसर ये हो जाएगा, खत्म है ना। तो यूएनसीटीएडी पहले आएगा, फिर एशियान, फिर 1983, फिर उसके बाद 94 ये वाला। तो इस तरीके से उल्टे क्रम में जाना था, ऐसे करके हमें। समझ में आ गया गाइस? इजी क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। कब बना? 1944, जुलाई 1944, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके जस्ट बाद। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन आते हैं, इस ग्रुप के अंदर कौन कौन आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 5 लोगों का ग्रुप है ये। पहला है आईबीआरडी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सॉफ्ट विंडो भी कहते हैं इसको हम लोग। आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मीगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। आईसीएसआईडी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं, इस ग्रुप के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए इसके फुल फॉर्म के साथ। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, इसकी फुल फॉर्म याद करते हैं हम लोग। ट्रिप्स जो है वो, ट्रिम्स जो है ये है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, और ट्रिप्स जो है वो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो क्योंकि ये आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, और क्योंकि ये आई है तो ये ओनली इन्वेस्टमेंट मेजर्स हो गया। तो समझ लेते हैं क्या है। सो ट्रिम्स जो है दैट इज रेफर्स टू सर्टेन कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है, तो वो ट्रिम्स के थ्रू की जाती है। द अग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स प्रोवाइड्स दैट नो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शैल अप्लाई एनी ट्रिम विच इज इनकंसिस्टेंट विद द डब्ल्यूटीओ आर्टिकल। डब्ल्यूटीओ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही बने हुए हैं, उसके अगेंस्ट जाकर के कोई कंट्री ट्रिम्स के कोप का नाम लेकर के कोई भी ऐसा रूल लेकर के नहीं आएगी जिससे कि नुकसान हो जाए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है कंट्रियां इम्पोज करती हैं रिस्ट्रिक्शन। ट्रिप्स जो है वो क्या है? अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय द डब्ल्यूटीओ that set down minimum standards for many forms of intellectual property regulations as applied to nationals of other WTO members। तो ये क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के एक अग्रीमेंट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर। जो गाइस देखो, ये जो आपके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन हुए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सामने खोल के रखा हुआ है, दिसंबर 2024 का पेपर है ये। इसमें पूछा गया था, जो कि जनवरी में एग्जाम हुआ था, ये कौन सी जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन या फिर इंटीग्रेशन हुआ है, इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन हुआ है, ये कब स्टेब्लिश हुए।
तो इस तरीके से आपको आंसर करना होता है इस तरह के क्वेश्चन का। इस तरह के क्वेश्चन में जब मैच ऑफ द फॉलोइंग हो जाए ना, मुझे तो लगता है कि क्वेश्चन इजी हो जाता है टफ होने के बजाय। देखो कैसे, अगर आपको एक के बारे में भी आइडिया है तो भी आप इसका आंसर सही कर पाओगे। जैसे यूएनसीटीएडी मुझे पता है कि ये स्टैब्लिश हुआ था 1964 में, बस मुझे इतना ही पता है, मुझे बाकी तीन के बारे में कोई आइडिया नहीं कि कब स्टैब्लिश हुए। तो मैं देखूंगा यूएनसीटीएडी का ऑप्शन थर्ड कहाँ पर है, तो एक थर्ड सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है और कहीं पर, ना तो यहाँ पर है, ना तो यहाँ पर है, ना तो यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। या अगर आपको किसी एक के बारे में आइडिया, जैसे आपको पता है एशियान के बारे में, एशियान जो है स्टैब्लिश हुआ 1967 में, तो अगर आपको इतना भी आइडिया है तो भी इसका आंसर भी यही आएगा, है ना। या सी का आइडिया है कि सी स्टैब्लिश हुआ 1994 में, तो भी इसका आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, जो कि आपको इस तरीके से आंसर करने होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। सो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है, दिस इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है, अच्छे से याद कर लीजिए। सो एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? इट इज अ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया दैट प्रमोट्स रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। याद रखिए, इंडिया में पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें देखा करता था, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इनको लैंडिंग दिया, मतलब लैंड करता था अमाउंट, और लोन वगैरह देना है एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो इस तरीके का जो काम है वो आरबीआई खुद किया करता था। लेकिन आरबीआई के इतने सारे फंक्शन बढ़ गए हैं जब से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई है 1991 के बाद, तब से आरबीआई के फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने नाबार्ड को ये फंक्शन सौंप दिए। और नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1982 में ही हो गया था, बाय ट्रांसफरिंग द एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन ऑफ आरबीआई एंड रीफाइनेंस फंक्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एआरडीसी। तो ये जितने भी फंक्शंस थे आरबीआई के इस चीज से रिलेटेड, जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, वो सब नाबार्ड को इन्होंने ट्रांसफर कर दिए। अब आरबीआई इन चीजों में काम नहीं करता, रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, इसमें अब नाबार्ड काम करता है। सो ऑनरशिप किसकी है नाबार्ड के अंदर? नाबार्ड इज फुल्ली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप ये भी कह सकते हो कि आरबीआई के अंडर ही इसको स्टैब्लिश किया गया था, मतलब इसको आरबीआई की सब्सिडरी के तौर पे भी जाना जाता है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो नाबार्ड है वो आरबीआई की इस फंक्शन के तौर पे जाना जाता है, लेकिन आरबीआई इसकी मतलब जो आरबीआई है उसकी ये फुल्ली सब्सिडरी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक नाबार्ड जो है ऑन कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और नाबार्ड 1982 में बनाई गई थी, जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने इसको बनाया था नाबार्ड को उस टाइम पर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्लीटली फंड किया था, मतलब जो पैसा लगाता है वही ऑन करता है। तो आरबीआई ने पैसा नहीं लगाया था, इस वजह से आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा लगाया था, इस वजह से नाबार्ड फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है। क्लियरली सुन लीजिए, क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कि क्या नाबार्ड आरबीआई की सब्सिडरी है, तो आंसर इज नो, नाबार्ड आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है। मतलब उसके तौर पे देखा जाता है, क्योंकि उसके फंक्शन ही करने, उसके काम, उसके जो फंक्शंस थे वो करने, हैंडल करने लग गया, इसलिए उसके तौर पे देखा जाता है, लेकिन है नहीं है ऑफिशियली, है ना। चेयरमैन कौन है? मिस्टर शाहजी केवी assumed charge as chairman of NABARD on 7th दिसंबर ऑफ 2022। तो तब से यही है और तब से ही चल रहे हैं इसके चेयरमैन, कंटिन्यू भी पोजीशन वही है। नाबार्ड हैज 7 subsidiaries established to further its mandate. The subsidiaries contribute significantly in supporting NABARD's objectives and expanding the impact in rural and agricultural development through financing the rural MSME, FPOs, SSG, that is self-help group, JLG's microcredit facility, providing credit guarantee, investing in rural startups, and providing consultancy in all spheres of agriculture, innovating in rural development and allied areas। तो याद रखिए कि जो भी कोई भी फंक्शन जो होता है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, है ना, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर इसके अलाइड एरिया से रिलेटेड हो, इसमें हर जगह क्रेडिट गारंटी, मतलब क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उधार देता है पैसा नाबार्ड, और इसके डेवलपमेंट में बहुत बड़े लेवल पे नाबार्ड काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा देखो, ये जो हिंदी में डाल रखा है कंटेंट, ये देखो, क्योंकि रिवीजन क्लास है, आप हिंदी मीडियम वाले मुझे माफ कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कवर करना है, मैं दोनों में पढ़ पढ़ के समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ। और अगर एग्जाम में आपको पता है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि नाबार्ड की कितनी सब्सिडरी है, तो 7 सब्सिडरी है, आप आंसर कर पाएंगे ना, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ? 1982 में स्टैब्लिश हुआ, तो चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, आंसर तो कर ही पाओगे आप, है ना। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो इस तरह के जो क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यूज में तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको लिख के दिखाना है, तो एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ।
गाइस देखिए, इसके अलावा पेनिट्रेशन प्राइसिंग पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, प्राइस स्कीमिंग पे बनता है, प्रीमियम प्राइसिंग पे बनता है। ये जो प्राइसिंग होती है मार्केटिंग में भी यूज होती है और इकोनॉमिक्स में भी यूज होती है। तो गाइस देखो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जब इनिशियली स्टेट आप मार्केट में एंटर करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप जब स्टार्टिंग में मार्केट में एंटर कर रहे होते हो तो आप कम प्राइस रखते हो अपने प्रोडक्ट का, ताकि ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो। तो लो प्राइस होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, आपको आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, और उसके बाद आप उसको बढ़ा देते हो धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली बढ़ जाता है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में जब आप एंटर करते हो मार्केट में, तो स्टार्टिंग में आप लो प्राइस रखते हो, बाद में उसको बढ़ा दिया जाता है। ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई खाना। जैसे दूध होता है, दूध के ऊपर की मलाई खाते हो ना आप, तो मजा ही आ जाता है। तो इसमें क्या है कि मार्केट में आप अकेले हो, या आप मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आओ जिसमें कोई दूसरा नहीं है। तो ऐसे में इनिशियली क्या करोगे, आप हाई प्राइस रखोगे, क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा प्रोड्यूसर नहीं है उस सामान का। हाई प्राइस पे आपका सामान बिक जाएगा इजीली। और इसके अलावा और यहाँ पर बाद में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर आप बाद में रिड्यूस क्यों करना पड़ता है हमें प्राइस को? क्योंकि जब आप आपको देखेंगे कि आप मलाई खा रहे हो, तो फिर जब आपको देखा जाएगा कि आप मलाई खा रहे हो, तो फिर बाकी लोग भी देखेंगे, अच्छा ये मलाई खा रहा है, चलो हम भी मार्केट में चलते हैं। तो मतलब कहने का है कि और भी प्रोड्यूसर मार्केट में आ जाएंगे आपके जैसा प्रोडक्ट लेकर के, और फिर आपके हाई प्राइस को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखते हैं हम लोग फॉर लो लो क्वालिटी प्रोडक्ट, और बाद में उसको रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी हो जाती है, क्योंकि और भी प्रोड्यूसर मार्केट में फिर आ जाते हैं। फिर प्रीमियम प्राइसिंग होती है। इसमें क्या होता है, हम हाई क्वालिटी सामान को हाई प्राइस में बेचते हैं, क्योंकि लग्जरी सामान होता है। जैसे आप देखेंगे मर्सिडीज हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, तो एप्पल आईफोन हो गया, तो ये क्या है, हाई क्वालिटी सामान इनको कंसिडर किया जाता है, लग्जरी सामान माना जाता है, इस वजह से इनका हाई प्राइस भी चार्ज किया जाता है। भले ही उसकी कॉस्ट अगर $100 बनी है बनाने में, तो अभी उसका $1000 चार्ज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू बन गई है, एक एक लोगों के मन में जो है एक इमेज बन गई कि यहाँ इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, और इस वजह से उसको हाई प्राइस भी लोग इजीली पे कर देते हैं। तो प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करते हैं लोग। अगर हम बात करें लग्जरी, ज्यादातर लग्जरी सामान के साथ ही ऐसा होता है। गाइस बहुत मेहनत लगती है इस तरह का वीडियो क्रिएट करने में, बिकॉज पीपीटी बनाना, कंटेंट डालना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, उसके बाद अपलोड करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो बस मैं आपसे बदले में एक चीज मांग रहा हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, बिकॉज मैं आप सभी की कमेंट्स पढ़ता हूँ, और मुझे मोटिवेशन भी मिलती है आपके वर्ड से। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने वर्ड्स जरूर लिखिए कि आपको क्लास अच्छी लगती है या नहीं लगती। जैसा भी लगे आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपना फीडबैक, मुझे डेफिनेटली इसी से मोटिवेशन मिलेगी। और एक काम आप और कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं उन सभी फ्रेंड के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, या फिर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए। तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आप नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट, दैट इज फेरा एंड फेमा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी बनते रहते हैं एग्जाम में। तो पहले फेरा था, 1973 में बनाया गया था, बाद में गवर्नमेंट ने 1999 में फेमा बना दिया। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले रेगुलेशन एक्ट था, अब क्या है? मैनेजमेंट एक्ट है। तो पहले का जो ऑब्जेक्ट है वो था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हमें फॉरेन एक्सचेंज का कंजर्व करके रखना है। जबकि अब क्या ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्टिव है इसका, अब है फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड प्रमोटिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब अब जो है पहले की कंपैरिजन में इजी हो गया है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज करना चाहते हो तो आप तो ऑनलाइन आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो। पहले आपको परमिशन लेनी होती थी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, जनरली सब लोग आरबीआई से परमिशन लेते थे। तो जो फेरा था 1973 में बना था, जबकि फैमा 1999 में बना है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि फैमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। वॉयलेशन जो है नॉन कंपाउंडेबल था, अब जो कंपाउंडेबल है, मतलब अगर आपने कोई गड़बड़ करी तो कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ेगा आपके पेनल्टी के ऊपर, आपके जो चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर। पनिशमेंट जो थी पहले इम्प्रिजनमेंट थी, अब जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगा देगी, मतलब आप पैसे भरो निकल जाओगे। लेकिन पहले क्या था, जेल तक हो सकती थी। अप्रोच की अगर हम बात करें, इट वॉज सो ही क्वाइट था, रिस्ट्रिक्टिव एंड कंजर्वेटिव था। बट अब क्या है, फ्लेक्सिबल है। अब चीजों को बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। अब पहले जैसा रिजिड जो रूल्स है वो रेगुलेशन जो है अब पहले जैसे नहीं है। फॉर एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो पहले चैलेंजिंग हुआ करता था, अब सेटिस्फैक्ट्री है। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो पहले सिटीजन्स करते थे, अब मोर देन 6 मंथ। मोर देन 6 मंथ अगर आपकी कंट्री में कोई रह गया तो वो भी कर सकता है इजिली। अब मतलब एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब रिस्ट्रिक्शन जो है पहले से कम कर दी गई है। सेक्शन जो थे पहले 81 सेक्शन थे एक्ट में, अब 49 के आसपास सेक्शन है। तो अब जो है पहले से चीजें ईजी कर दी गई हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज है गाइस, वो इस तरीके से क्वेश्चन अभी जून 2025 में पूछा गया था। तो ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस तरह से थ्योरीज दे दी जाती हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें सबसे पहले कौन बनी, सबसे बाद में कौन बनी। इस तरह से ईयर्स पूछ लिए गए। इससे पहले जो क्वेश्चन बना था दिसंबर 2024 में, उसमें पूछा गया था कि बताओ जैसे ये कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, तो ये किसने बनाई है?
उसमें इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग था, जिसमें आपको थ्योरी के नाम गिवन थे और जिसने वो थ्योरी बनाई है उनके नाम गिवन थे इस साइड। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस, चलो मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको। जो मर्केंटाइलिज्म थ्योरी सबसे बहुत पुरानी थ्योरी है, ये सबसे पुरानी थ्योरी इसी को माना जाता है। तो ए जो है ओल्ड से न्यू में लगाना है, तो सबसे ओल्ड सबसे मतलब ए सबसे पहले ही आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये आंसर नहीं हो सकते। इस तरीके से भी अगर आप आंसर लगाने का ट्राई करेंगे एग्जाम में, तो चांसेस बनेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन के सही होने के, अगर आपको बाकी थ्योरीज के बारे में नहीं पता है तो। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर। इसका मतलब यहाँ पर पहले ए आएगा, फिर बी आएगा कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, देन डी आएगा एक्सेल ओलियन थ्योरी, देन आएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जो कि अभी रिसेंटली बनी है। रिसेंटली मतलब अभी 40-50 साल पहले की बात है। यहाँ पर ईयर्स गिवन है, आप इनको गो थ्रू कर लो। मर्केंटाइलिज्म थ्योरी जो है वो बनी है 1618 से 1800 सेंचुरी के बीच में। अर्ली यूरोपियन इकोनॉमिस्ट ने बनाई थी। इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है किसने बनाई, बट एडम स्मिथ से रिलेट करके इसको कई बार बोला जाता है कि एडम स्मिथ ने ही बनाई होगी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने बनाई 1776 में। कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो 1817 में। तो इनके नाम भी याद करने हैं आपको, प्लस ईयर भी याद कर लेने हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल डिमांड 1844 जॉन स्टुअर्ट मिल ने बनाई। हेक्सर ओलिन थ्योरी बनाई हेक्सर और ओलिन ने 1919 से 1933 के बीच में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी गॉटफ्राइड हैबरलर ने 1936। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी स्टीफन लिंडर 1961। देन इसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसका क्वेश्चन था अभी 1966 में बनी है, रेमंड वर्नर ने बनाई। न्यू ट्रेड थ्योरी पॉल क्रुगमैन 1970 से 1980। पॉर्टर डायमंड मॉडल माइकल पॉर्टर ने बनाई 1990 में। तो इस तरह के जो नाम है प्लस ईयर्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आईटी एक्ट 2000 की अगर हम बात करें, तो आईटी एक्ट कब बना, तो 17 अक्टूबर 2000 को जो है ये बन के तैयार हुआ, बनाया गया, और साइबर क्राइम को लेकर के बनाया गया है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी चीजें इंक्लूड करी गई हैं। मेजर अमेंडमेंट किया गया था 2008 में इस एक्ट के अंदर, और सेक्शन 66 ए लाया गया, विच पेनलाइज सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस। ऑफेंसिव मैसेजेस अगर आप किसी को भेज रहे हो ना, तो 16(6) ए के अंदर आ जाएगा इस एक्ट के अंदर। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेक्शन 69 विच गिव अथॉरिटीज द पावर ऑफ इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। तो डिक्रिप्ट करने का, व्हाट्सएप कहता है डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन इनक्रिप्शन कुछ नहीं है, ये नहीं है, सब कहानियां है। गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को लाने के बाद कोई भी अगर कंपनी यहाँ पर चलती काम करती है तो उसको मैसेज दिखाने पड़ते हैं। वैसे व्हाट्सएप तो खुल के बोल चुकी है कि हम कंपनी अपना अपना बिजनेस ही बंद कर देंगे अगर आप हमारे मैसेजेस को डिक्रिप्ट करेंगे। लेकिन जब कभी बड़े लेवल के धांधले, मतलब कोई जैसे बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, तो उसके समय फिर कंपनियां सहायता करती हैं गवर्नमेंट की, तो फिर उनको अपना डेटा प्रोवाइड करती है कि देखो भाई कहाँ से कौन कर रहा है ये सब। आईटी एक्ट कंटेन्स 13 चैप्टर्स एंड 90 सेक्शन। 90 सेक्शन इसके अंदर। आईटी एक्ट 2005 की बात है। सेक्शन 2 जे में इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। राइट इन्फॉर्मेशन क्या है? इट मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर द एक्ट विच इज हेल्प बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए, प्राइवेट से आप नहीं मांग सकते। राइट इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी से मांगने का आपको एक हक देता है। इससे क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होती है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहना चाहती है। और यहाँ पर देखो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब देना पड़ता है उस अथॉरिटी को विद इन 30 डेज। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज प्रोवाइड करनी होती है अगर आपने आरटीआई डाली है तो। ये काफी बड़ा एक्ट माना गया है इंडिया का। मैं देखो इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ लेना, एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको एक बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि उसको समझना जरूरी है। दैट इज की फीस कितनी लगती है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो फी रिक्वायर्ड अंडर आरटी एक्ट दैट इज 10 रुपीज। द पेमेंट ऑफ फी ₹10 कैन ऑल्सो बी मेड बाय वे ऑफ कैश टू द पब्लिक अथॉरिटी अगेंस्ट अ प्रॉपर रिसिप्ट, और इफ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू बिलो पॉवर्टी, अगर बीपीएल से हो तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। अगर बीपीएल से हो तो आपको कुछ भी फीस नहीं देनी है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जीएसटी क्या है? जीएसटी कब पास हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 में इंडिया में लागू किया गया। 29th पार्लियामेंट में पास किया गया था, ये मार्च 2017 की बात है। देर आर 4 जीएसटी टाइप्स, नेमली इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, मतलब आईजीएसटी, फिर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी होता है, फिर आपका यूटीजीएसटी करके होता है। तो ये फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं इसके। इसके अलावा नॉन जीएसटी गुड्स कौन कौन से जिसपे जीएसटी लागू नहीं होती? जैसे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, पेट्रोल जिसको हम कहते हैं, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया। गाइस जीएसटी के जो रेट है वो चेंज हो चुके हैं। ये जो अभी लास्ट मतलब अभी 2025 में इसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया, और ये जो इफेक्टिव रेट है अभी अब इस पर लागू भी हो चुके हैं। इफेक्टिव 22 सितंबर 2025 से इफेक्टिव हो चुके हैं ये। तो जो पहले स्लैब रेट था अलग था, अब स्लैब रेट थोड़ा अलग हो चुका है। अब जो नया स्लैब रेट है वो 0%, 5% और 18%, ये 3 स्लैब रेट ही फेमस है, पॉपुलर हैं।
बाकी एक स्लैब रेट 40% वाला भी रखा गया है, वो क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट जनरली इसके अंदर 3 कैटेगरी में ही सामान सारे के सारे आ जाएंगे। तो जो पहला 0% इसमें एसेंशियल सामान आएंगे, जैसे फूड ग्रेन हो गया, लाइफ सेविंग मेडिसन मेडिसन हो गई आपकी, मिल्क हो गया, पनीर, ब्रेड, ये सब 0% में आएगा, मतलब कोई भी यहाँ पर आफ्टर टैक्स नहीं लिया जाएगा। 5% में आ जाएंगे मेरिट गुड्स, एफएमसीजी वाले गुड्स, जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह हो गए, सोमाप्रिंग पेरेंट पर्सनल केयर वगैरह सामान हो जाएगा इसमें। 18% में आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड रेट फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ज्यादातर सामान पे 18% का जीएसटी रेट लगेगा। 40% लगेगा जो लग्जरी वाले सामान है, या फिर ऑनलाइन गेमिंग हो गया, गेमिंग या फिर गैम्बलिंग वाले गेम हो गए, मतलब जिसको गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है कि ये ना किया जाए, तो उस पर सामान लगेगा। 5 स्टार होटलों पे भी 40% का ही प्लान किया गया लगाने का, टोबैको पे भी लगेगा 40%। तो ये काफ़ी बड़ा रेट है। तो ये जो रेट है अब इफेक्टिव हो चुके हैं 22 सितंबर से। ये 4 रेट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अच्छा, कुछ और की इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हुई थी इस बार, जैसे हेल्थ केयर में 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स को मतलब 0% टैक्स में लाया गया है, ईजिंग ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड इंश्योरेंस को टैक्स फ्री कर दिया था। और इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आर नाउ जीएसटी फ्री, और चाहे टर्म इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, दोनों को ही जीएसटी फ्री कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स पे अब 28% पहले लगता था, मतलब अगर आप स्कूटी लेने जाओगे, कार लेने जाओगे, नॉर्मल कार, तो भी आपको 28% जीएसटी देना पड़ता था, बट अब उसको 18% में लेके आया गया है। तो कार बनाना और उसको बेचना आसान हो जाएगा। टीवी एंड एसी पे भी अब 18% लगेगा, जबकि पहले 28% लगता था। तो ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन अगर बहुत लग्जरी कार है, मतलब BMW इस तरह की कार ले रहे हो, कोई फरारी वगैरह ले रहे हो, तो उस पर फिर लगेगा 40%। तो जो लग्जरी लग्जरी वाली कार है उस पर ज़्यादा लगेगा। और जो नॉर्मल कार है जो हम लोग घर पे यूज़ मतलब नॉर्मली यूज़ की जाती है, तो ये इंजन कैपेसिटी पे होता है कि इंजन की कैपेसिटी कितनी है। इंजन अगर नॉर्मल इंजन है जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं अपनी फैमिली में 5 सीटर के लिए, तो जो कि जैसे मारुति सुजुकी वगैरह की जो कारें होती है नॉर्मली, तो उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। बाकी अगर लग्जरी कार है जिनका इंजन पावर बहुत ज़्यादा है, तो उस पर 28% का जीएसटी ना लग के अब 40% का लगेगा। तो रेट बढ़ चुका है इन लोगों का, मतलब रिच से ज़्यादा टैक्स लेने का प्लान गवर्नमेंट कर चुकी है। देखो, जीएसटी नंबर जो है वो जानना जरूरी है। जीएसटी नंबर जो है वो एक 15 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। 15 डिजिट का नंबर होता है क्या, जीएसटी नंबर। अब इस फॉर्मेट को आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कोड कहते हैं। आपका स्टेट का कोड होता है कि किस स्टेट का वो जीएसटी नंबर है। फिर आपका पैन नंबर आ जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, वो पैन नंबर डाल दिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर आता है एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन ए स्टेट। फिर अल्फाबेट आ जाएगा जेड, जो कि बाय डिफॉल्ट है, जेड लगेगा ही लगेगा। फिर चेक सम डिजिट होता है, कोई एक डिजिट डाल दिया जाएगा लास्ट में 0 से 9 तक के बीच में। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट होता है। बस याद रखना कि 15 डिजिट का होता है। अगर काउंट करेंगे तो ये कितने डिजिट का, ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। स्टार्टिंग का और एंड का याद रखना, चेक सम डिजिट और स्टार्टिंग में स्टेट कोड होता है। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी रिटर्न्स कब कब फाइल किए जाते हैं और कौन कौन से फॉर्म आते हैं। तो जीएसटी 1 जो है वो है टैक्सेबल सप्लायर टू फाइल आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटी 2 है टैक्सेबल रिसिपिएंट टू फाइल इनवर्ड सप्लाई टू क्लेम टैक्स क्रेडिट। जीएसटी 3, जीएसटी 4, जीएसटी 5, इस तरीके से काफ़ी सारे इसमें जीएसटी रिटर्न होते हैं, और अलग अलग डेट में उनको फाइल करना पड़ता है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लीजिए ये कौन सा जो जीएसटी है वो किस चीज़ के लिए होता है। वैसे जनरली जीएसटी तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज़्यादातर इनकम टैक्स से बनते हैं, बट फिर भी क्योंकि ये कुछ लिमिटेड जीएसटी नंबर ही है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना इनको भी। एक क्वेश्चन गाइस ये है जो कि आपके एग्जाम में भी रिसेंटली पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसको हम बोलेंगे मैक्रो फैक्टर्स कह सकते हो। मैक्रो लेवल पे जो बिजनेस के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं। तो कस्टमर आपका इंटरनल मैटर है या माइक्रो कह सकते हो आप। इसके अलावा मार्केटिंग इंटरमीडियरीज भी आपके माइक्रो लेवल पे हैं, कॉम्पिटिटर भी आपके माइक्रो लेवल पे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर जो है ये मैक्रो लेवल पे काम करता है, और नेचुरल फैक्टर भी मैक्रो लेवल पे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी एंड सी होना चाहिए, है ना। तो इस सेंस में तो बी एंड सी मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये गाइस देखो, आपका एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, है ना, इसको आप माइक्रो या फिर मैक्रो लेवल के फैक्टर भी कह सकते हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। इनकम टैक्स एक्ट 1961, हेड्स ऑफ इनकम 5 होते हैं, सभी को पता है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो ये 5 आपके हेड हो गए। आगे बढ़ते हैं गाइज। ओके, आईटीआर फॉर्म देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स से जनरली क्वेश्चन बनता है आईटीआर से रिलेटेड।
तो ITR 1 जो होता है उसको हम सहज कहते हैं। और फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, क्या बोला गया, फॉर्म का नाम क्या है, सहज है, जो कि इसके लिए है, एक रेजिडेंट के लिए है। और ये क्या है, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, तो आपको फिल करना है ये। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, वन हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्सेज इंटरेस्ट वगैरह एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000। तो ये अगर आपका है तो आपको सहज फॉर्म भरना है ITR 1। ठीक है, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं ये डायरेक्टली मैंने वेबसाइट से उठाए हैं, क्योंकि ये आपको पढ़ाने के पर्पज से हैं। तो इस वजह से जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की मैंने वहाँ से उठा लिए हैं आपको समझाने के लिए, कि आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। ITR 2 जो है वो है फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये इंडिविजुअल HUF के लिए, लेकिन जिनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, वो लोग ये फॉर्म भरते हैं। फिर आता है फॉर्म नंबर 3। ये कौन भरता है, ये भरते हैं इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। और आपकी इनकम प्रॉफिट या गेन हुआ है आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन से, तो आपको ITR 3 भरना होता है। फिर आता है आपका ITR नंबर 4, सुगम कहते हैं इसको हम लोग। ये कौन भरता है, ये भरते हैं इंडिविजुअल HUF एंड फर्म्स भरती हैं, LLP हो गया, अदर देन LLP नहीं भरते हैं। बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ ₹50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD। मतलब आपकी जो इनकम है 50 लाख अप टू 50 लाख है, और आपकी इनकम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी हुई है, तो उस केस में आपको ITR 4 भरना पड़ेगा, सुगम। उसके बाद आता है नेक्स्ट ITR 5। ठीक है, ये कौन भरता है, अदर देन इंडिविजुअल HUF कंपनी एंड पर्सन ITR। जो 7 भरते हैं वो भी इसको फिर नहीं भर सकते ITR 5 को। ITR 6 कौन भरता है, तो कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। ITR 7 कौन भरेगा, पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज दैट अपॉन रिटर्न अंडर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सहज सुगम दो ही इंपॉर्टेंट है, देखो मैं सिंपल सी टर्म बता रहा हूँ, ITR 1 ITR 4, सहज और सुगम ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस देखो, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये जून 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये इनकम टैक्स में इस तरह के क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, जहां पर आपसे सेक्शन से रिलेटेड जो चीजें वो पूछ ली जाती हैं, चाहे वो मैच ऑफ द फॉलोइंग हो या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, तो आपको सेक्शन जो है इससे रिलेटेड चीजें पढ़ ली नहीं, बिकॉज ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें, अगर आप समझे, तो यहाँ पर जो सेक्शन 80U है, मैंने आपको सबको बताया था, 80E और 80D। डी मतलब मेडिकल से रिलेटेड हो गया, यू का मतलब हैंडीकैप यानी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं वो होते हैं। और मैंने आपको बताया याद करने का तरीका, वैसे मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है किसी को मतलब ऐसे गलत बोलने का, लेकिन मतलब मैं याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके हाथ पर थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, तो इसलिए यू जो है थोड़ा टेढ़ा सा है इस तरीके से, तो ये आप 80U करके याद कर सकते हैं, बस याद कराने की टेक्निक की पर्पज से बता रहा हूँ। बाकी सभी पर्सन जो है रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, कोई मतलब गॉड ने सबको बनाया है तो सब लोग इक्वली हैं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, बट इसको सिर्फ याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ मैं। ऐसी 80E जो है, ई मतलब एजुकेशन हो गया, तो हायर एजुकेशन के लिए जो लोन है उससे रिलेटेड हो जाएगा ये, तो ये इसका ये हो जाएगा, डिसेबिलिटी का ये हो जाएगा, आपका मेडिकल प्रीमियम के लिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो बाकी जो बचा है वो ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप याद कर सकते हो। देखो गाइस, ये आपका अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको इनकम टैक्स वाले यूनिट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आप देखो गाइस, यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ पेमेंट्स इस तरीके की होती है जिसके ऊपर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को एज एन ऑप्ट करते हो, तो कुछ आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाती हैं। तो कुछ डिडक्शन समझ लेते हैं किस तरह की होती है ये। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में दो तरह के टैक्स रिजीम चल रहे हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और एक न्यू टैक्स रिजीम है। सो आई थिंक इस चीज के बारे में तो आप लोग अवेयर होंगे। अगर आप लोग अवेयर नहीं है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करिए, और यहाँ पे आपको आना है स्लैब वाले सेक्शन में। आप सिंपली गूगल पे लिखना इनकम टैक्स और अगर लिखना स्लैब, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोलेगी, आपको इस पे आना है और यहाँ पर आकर के इस वाले पेज को चेक कर लेना, जो वाला पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्लैब मेंशन है कि कौन से स्लैब में कितना है, क्योंकि स्लैब बहुत सारे हैं, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये वीडियो रिवीजन पर्पज से बन रही है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो वैसे देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको समझनी चाहिए, जैसे CCD2 करके है एक डिडक्शन, किसको मिलता है, दिस इज डिडक्शन टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
यहाँ पर 14% ऑफ सैलरी। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अभी लास्ट ईयर की रिसेंटली इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है। आई थिंक पहले 10% के आसपास हुआ करता था, बट अब इसको बढ़ा के 14% कर दिया गया। सेक्शन 80 CCH जो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, क्योंकि ये भी ट्रेंडिंग में रहता है। आप सभी को पता है कि अग्निपथ स्कीम अभी रिसेंटली आई है 2-4 साल पहले ही, तो इस वजह से इससे रिलेटेड डिडक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 80 CCH जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर 80C जो है ये अगेन इंपॉर्टेंट एक डिडक्शन है जो कि मिल जाता है आपको लाइफ इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे मिल जाता है। तो इस तरह के जो डिडक्शन है वो 80C के अंदर आ जाते हैं। सो 80CCC जो है दैट इज एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस टुवर्ड्स पेंशन स्कीम। 80CCD1 जो है दैट इज पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो ये सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके एग्जाम में देखने को मिला है कि सेक्शन जो है पूछ लिए जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। CCD1 भी है, CCD2 है, इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन है। आप यहाँ पे पढ़ते जाइए आप लोग। CCD1 भी जो है दैट इज डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट मेड टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 80 CCD1। तो ये जो CCD वाले हैं ये सारे के सारे जो है पेंशन स्कीम वाले हैं। तो ये याद रखिए कि जो CCD बोल दिया इसका मतलब है कि पेंशन स्कीम की बात चल रही है। तो आप इस तरीके से याद कर लो इसको एज ए ट्रिक बना के कि CCD जो है एक कॉफी कैफे डे होता है ना, जहाँ पे कॉफी पीते हैं। CCD आप सभी को पता होगा कि जैसे इंडिया में मैकडी के आउटलेट खुले हुए हैं, ऐसे CCD के भी आउटलेट खुले हुए हैं कॉफी पीने के लिए। तो CCD जो है वो है पेंशन स्कीम के बारे में। तो आप इस तरीके से याद कर लो कि बुढ़ापे में भी हम कॉफी पियेंगे। तो पेंशन स्कीम मतलब बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, पेंशन स्कीम मतलब जब हमें पेंशन मिलेगी तो हम कॉफी पियेंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो उसको, मतलब एक तरीका मैंने बता दिया याद करने की ट्रिक जिससे आपको याद रहेगा कि CCD क्या है। CCD मतलब होता है कॉफी कैफे कॉफी डे ना, तो कॉफी कब पियोगे? बुढ़ापे में जब पेंशन मिलेगी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कुछ चीजों को इस तरीके से रिलेट करके याद करोगे तो चीजें याद रहेंगी, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, CCH मैंने आपको बता दिया अग्निपथ से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। 80D अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है ना, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80D। तो ये भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन हो जाता है। 80DD जो है ये है आपका डिसेबल्ड पर्सन के लिए, है ना। सो मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। तो डिसेबल्ड डिपेंडेंट, DD मतलब डिसेबल्ड डिपेंडेंट, इस तरीके से सेक्शन याद रख लीजिए आप लोग। तो 80DD मतलब डिसेबल्ड डिपेंडेंट। 80DDB जो है दैट इज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट और स्पेसिफाइड डिसीज। 80E जो है एजुकेशन, अब नाम से पता चल रहा है ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन लोन लिया था, हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया था, उसके डिडक्शन के लिए 80E मिलता है। 80EE किसके लिए मिलता है? जैसे एक्विजिशन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो इसके लिए आपने अगर लोन लिया था तो 80EE मिल जाएगा। EEA मिल जाएगा टुवर्ड्स इंटरेस्ट मेड ऑन एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम लोन इज सैंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल से 2022 19 से 2022 के बीच में आपने लोन लिया तो इस वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। AEB अगेन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज ये मिलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेज करने पर डिडक्शन। तो ये क्योंकि काफी ट्रेंड में है इस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये इंपॉर्टेंट है। 80G जो है वो आपका डोनेशन से रिलेटेड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डोनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है, तो ये आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए। 80GG, जीजी करते आएंगे और रेंट लेके जाएंगे। दिस इज फॉर रेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, सो रेंट पेड डिडक्शन मिलता है 80G। तो ऐसे बोलो कि जीजी करके आएंगे और रेंट लेके जाएंगे। क्या बोलोगे? जीजी करके आएंगे और रेंट लेके जाएंगे। इस तरीके से कुछ भी बना के याद कर सकते हो जो आपके मन में आए। GGA जो है दैट इज फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। तो ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप सभी के लिए, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद 80GGC है दैट इज चंदा डोनेशन मेड फॉर पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा दोगे तो 80GGC के अंदर आपके लिए एग्जामिशन मिल जाएगी। ठीक है, चंदा। TTA 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 याद रखो। TT क्या करता है? आपके ट्रेन में जाओगे तो TT क्या करता है? आपके सेविंग के पैसे आपसे छीन लेता है ना। जो भी आपने सेव करे आपसे पैसे छीन लेगा, 500 रुपए 1000 रुपए ले लेगा, टिकट काट देगा आपकी, या फिर आपके से एक्स्ट्रा पैसे ले लेगा कंफर्म सीट देने के। तो मतलब सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिडक्शन ही है ना। तो TTA मतलब क्या है? ATT आएगा और आपका सेविंग अकाउंट के पैसा ले जाएगा। तो इस तरीके से याद कर लो, TTA ऐसे बैठ के याद कर लो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। TTB इंटरेस्ट रिसीव, ये भी सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रिसीव की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बात हो रही है। जो TTA है वो नॉर्मल सिटीजन की बात है और TTB जो है वो सीनियर सिटीजन की बात है। ATU, अब यू जो है ये आपके लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्सपेयर फॉर डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी में देखो, मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, आप लोग प्लीज ऑफेंड मत होना, मैं बस आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि आपको मतलब ऑफेंड करने का कोई, कि जब थोड़ा डिसेबल होता है पर्सन, जैसे हाथ पैर में दिक्कत होती है तो हाथ
थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, फिर पैर थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। तो ये यू जो है आपको दिख रहा होगा, यू टेढ़ा है इस तरीके से ना, इस तरीके सर्कल सा है ये। तो ये जो है यू जो है दैट इज फॉर डिसेबिलिटी, ऐसे याद कर लो आप। मैं बस याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट फॉर डिसेबल पर्सन, बट मैं आपको सिर्फ याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ कि जो सेक्शन थोड़ा सा टेढ़ा है, यू इस तरीके से, जैसे हाथ होते हैं ना इस तरीके से हो जाए, पैर इस तरीके से हो जाए तो डिसेबिलिटी आ जाती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो कि आपको याद कर लेने, एटलीस्ट अगर आप इनको याद कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। सो आप इनकम टैक्स में आजकल मैंने देखा है एग्जाम में सेक्शन पूछ लिए जाते हैं, कौन सा सेक्शन किसके लिए है। तो अंडर सेक्शन 2 and 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द एक्ट। तो गाइस देखिए, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे एसएससी को कौन से सेक्शन में रखा गया है, सेक्शन 27। असेसमेंट ईयर कौन से सेक्शन में बोला गया, सेक्शन 29। प्रीवियस ईयर कौन सेक्शन कौन सा, सेक्शन 3। इनकम का सेक्शन कौन सा, सेक्शन 224। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, देन इसके बाद पर्सन की बात करें तो सेक्शन 231 में बात की गई है। एग्रीकल्चर इनकम को सेक्शन 21A में रखा गया है। तो ये जो टर्म है और इनके ऊपर जो सेक्शन अप्लाई होते हैं उनकी बात की गई है ना। ग्रॉस टोटल इनकम जो है सेक्शन 80B5 में रखा गया है, टोटल इनकम सेक्शन 245 में रखा गया है। तो इस तरीके से इनके सेक्शन भी आपको याद कर लेने हैं। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, कुछ मार्केट फॉर्म्स होती है जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। मार्केट स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होता है, होमोजीनियस गुड्स होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं कंपनियां। मोनोपोली में एक ही फर्म होती है जो कि काफी बड़ा शेयर होता है कंपनी का, उसके पास बैरियर टू एंट्री होता है, हाई प्राइसेस रहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहता है इसके अंदर। ऑलिगोपोली में कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे आज के टाइम पे इंडिया में अगर टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑलिगोपोली आ गई है। जैसे जियो बचा है, एयरटेल बचा है, वीआई बचा है, वोडाफोन आइडिया बचा है। तो इस तरह से कुछ कंपनियां, 2 3 4 कंपनियां हैं जो कि जो मार्केट को चला रहे हैं। सो फ्यू लार्ज फर्म्स होते हैं इसके अंदर, डोमिनेट करते हैं ये लोग। इंटरडिपेंडेंस होते हैं फर्म्स, अगर एक पैसा बढ़ाएगा तो सब पैसे बढ़ा देते हैं। सेम बैरियर होता है इसमें, इस तरह की मार्केट में बैरियर तो होते ही हैं थोड़े बहुत एंट्री करने के। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, सेवरल फर्म्स होती हैं विद ब्रांड लॉयलिटी। लो बैरियर्स टू एंट्री होता है, फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, लेस प्रॉफिट देन मोनोपोली। फिर और भी कब मार्केट होती हैं बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलिजिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली होती है। मतलब कोलिजिव मतलब कि आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। अ फ्यू फर्म फिक्स प्राइसेस, मतलब जियो हो गया, एयरटेल हो गया, सबने मिल करके, वीआई सबने मिल करके बात करके भाई काम करते हैं, मिनिमम प्राइस 150 रखेंगे हम अपने रिचार्ज का। तो ये कोलिजिव ओलिगोपोली, मतलब सबने मिल करके डिसाइड किया और वही प्राइस फिक्स कर दिया, ये कोलिजिव ओलिगोपोली है। और नॉन कोलिजिव कौन सी होती है, नॉन कोलिजिव का मतलब होता है कि जियो अपना अलग डिसीजन ले रही है, एयरटेल अलग डिसीजन ले रही है, वे अलग डिसीजन ले रही है, सब अब लोग अपना अपना डिसीजन लेते हैं, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। तो फिर वो नॉन कोलिजिव कहलाती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जहाँ पर कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट में, मतलब सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सोसाइटी के भले के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, इन्वायरमेंट के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, सोसाइटी के भले के लिए। उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना है इस टाइम पर इंडिया में, इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 135(1) ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जिनको 2% खर्च करना ही पड़ेगा ऑफ देयर नेट प्रॉफिट ओवर द प्रीसीडिंग 3 years एज पर CSIR पॉलिसी। तो अब जो है इंडिया में कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग 2% कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का, याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं, नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ता है। और ये जो नेट प्रॉफिट है 2% वो कौन सा होता है, ओवर द प्रीसीडिंग 3 years, जो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट रहा है कंपनी का उसका एक एवरेज निकाल करके। जनरल मैनेजमेंट थ्योरीज, आप कुछ थ्योरीज काफ़ी फेमस है, जैसे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के दाता, मतलब पिता माने जाते हैं। हेनरी फ्यूल हो गए, मैक्स वेबर हो गए, एल्टन मायो हो गए। हेनरी फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी, एल्टन मायो की बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट थी। ये थ्योरी के नाम आपको याद करने और याद करना है कि इसने बनाई है, क्योंकि इतना ही याद करना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हेनरी फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज में 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे इन्होंने, आप सभी को पता होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सब इसके अंदर आता है। ठीक है, बाकी आप लोग स्क्रीन पे सामने आप सब लोग पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। थ्योरी जो है, कुछ थ्योरी जैसे टेलर है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है। वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूल मैनेजमेंट फंक्शन। गुलिक हो गया, फेलोट हो गया, एल्टन मायो हाउथॉर्न इफेक्ट, मैग्रेगर थ्योरी, एक्स थ्योरी वाई हो गया, एर्गिरिस हो गया, एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन थ्योरी थी। तो थ्योरी के जो दाता हैं जिन्होंने बनाई है, उनके नाम से थ्योरी पूछ ली जाती है। आप गाइस देखो, मिनिमम टाइम में तो बस इतना इस तरीके से पढ़ाया जा सकता था, लेकिन अगर आप सीरियस एग्जाम को लेकर के और एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं
तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म और सुपर फास्ट वाला है। मतलब मिनिमम टाइम में आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे, इस बात की गारंटी है। तो गाइज हमने इस यहाँ पर पेपर 1 आपको अवेलेबल करवाया 30 डेज का क्रैश कोर्स। इसके अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस भी अवेलेबल है, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप रिवीजन कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और सबसे अच्छी बात है कि फीस भी कम रखी गई है, तो आप इसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो वहां पे आप इस ऐप को इंस्टॉल करके जो है अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस देखो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो गाइस यार शेयर कर देना इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं या फिर यूपीपीएससी या एनी अदर कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।